He says 2 gram of hydrogen diffuses through an orifice. How many grams of oxygen will diffuse in the same time through the same orifice. वो कहता है 2 ग्राम हाइड्रोजन डिफ्यूज करता है एक ओरिफिस में से, किसी टाइम के अंदर करता होगा। उन्होंने तो मेंशन नहीं किया, जरूरी बात है मेंशन नहीं किया का मतलब सिंपल ये होता है कि उसकी जरूरत नहीं। 2 ग्राम हाइड्रोजन डिफ्यूजेस थ्रू एन ओरिफिस, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इन द सेम टाइम थ्रू द सेम ओरिफिस। तो अगर हाइड्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन यूज करते तो कितनी देर में ये डिफ्यूजन होती। तो साइंटिस्ट के हिसाब से ये 2 ग्राम लेकर के बच्चे कहते हैं ये तो बड़ा आसान है सर, यहां पे इसके 2 ग्राम ले लो, ऑक्सीजन के ग्राम निकाल लो तो पता चल जाएगा। ये याद रखना कि रेट ऑफ डिफ्यूजन मास का फ्लो रेट नहीं है, मोल्स का फ्लो रेट है। रेट ऑफ डिफ्यूजन मैंने जैसे बताया था मोलर फ्लो रेट है, मास का फ्लो रेट नहीं है। तो मास अपॉन टाइम इंटू टाइम अपॉन मास ऐसे करके मत लिख देना उसको, वो मोल्स अपॉन टाइम इंटू टाइम अपॉन मोल्स होता है जो हमने पहले लिखा था N1 अपॉन T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई N2। मोलर फ्लो रेट होता है, मास फ्लो रेट नहीं होता। वेरी वेरी एक्सट्रीमली कॉमन एरिया वेयर स्टूडेंट्स कमिट एन एरर, जहां पे बच्चों को लगता है कि चलो ये तो मासी में दिया है, फर्क क्या पड़ता है, मासी में लेके चल लो। और जरूरी बात है उसका आप आंसर निकालते हो, वो चॉइस में होता है। एग्जामिनर जितनी अकल सही आंसर लगाने में निकालेगा उतनी अकल वो गलत भी डालने में लगाएगा। तो आपको जो आप कैलकुलेट करोगे मास के थ्रू, ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करोगे, वो मास जो है वो होगा, डेफिनेटली होगा। जो गलत आंसर है वो भी होगा आपकी चॉइसेस में। और जरूरी बात है कि उसका रिजल्ट एक नेगेटिव मार्क होता है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालो। तो 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन और H2 का मोलर मास क्या होता है 2, इसका मतलब ये 1 मोल है, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टाइम टेकन इंटू टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विच आर गोइंग टू डिफ्यूज, ये इनके रेट्स ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो हो गया इन टर्म्स ऑफ मोलर फ्लो रेट, विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन दैट विल बी 32 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 2। तो ये कितना आ गया 16, 32/2 is 16, और 16 का रूट कितना होता है 4, तो ये 4 आ गया। तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये टी तो कट गया ना, टी टाइम ऑफ डिफ्यूजन तो सेम है क्योंकि उन्होंने यहां पे बोला है इन द सेम टाइम थ्रू द सेम ओरिफिस। तो ऐसी सिचुएशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 1/4 और मास ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड विल बी 1/4 इंटू 32 दैट इज 8 ग्राम्स। कुछ नहीं था न्यूमेरिकल में, तो सिंपल कैलकुलेशन थी, सिंपली हम लोगों ने डाला हुआ था यहां पर कि आपको सिर्फ डेटा ही डालना है। बस जो यहां पे छोटी सी ट्रिक होती है वो ट्रिक सिर्फ इस चीज की होती है कि बच्चे गलती नॉर्मली इसी चीज के ऊपर करते हैं कि यहां पे मास दिया होगा तो उस मास को मासी के फॉर्म में ले लेंगे, मोल्स फिर छोड़ देंगे। ये याद रखना कि रेट ऑफ डिफ्यूजन 3 फॉर्म में दिया जाता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, मास फ्लो रेट या फिर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। ये जो डिस्कशन हमने अभी की है ये सारी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की एक्सपेरिमेंटल डिडक्शन के ऊपर है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को किस तरह से एक्सपेरिमेंटली डिड्यूस करते हैं उस चीज के ऊपर। सो अब ये जो हमने यहां पे पूरी डिस्कशन की है, इस डिस्कशन से हम लोग इसी चैप्टर में अब थोड़ा आगे निकलते चले जाएंगे। लेट अस कम डाउन टू दी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, दोनों जगह पर है। लेकिन दोनों जगह पर इसकी जो मॉलिक्यूलर इंपॉर्टेंस है वो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और फिजिक्स से फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो हम लोग उसको थोड़ा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सबसे पहले पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी।
A kinetic gas is believed to be a perfect gas similar to ideal gases. Interparticle The interparticle forces of attraction are taken to be zero. अब ये जैसे काइनेटिक गैस होती है, काइनेटिक गैस को हम लोग परफेक्ट गैस ही मानते हैं. मेरे हिसाब से इसके जो पॉस्टुलेट्स हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, वो आइडियल गैस पॉस्टुलेट्स ही हैं. यानी कि जो गैस का वॉल्यूम है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच इट इज प्लेस्ड. इंटरपार्टिकल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर जीरो. ऑल पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड टू बी पॉइंट पार्टिकल्स. एक गैस पार्टिकल के वॉल्यूम की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. काइनेटिक गैस का मतलब जो परफेक्ट गैस है उसका मतलब तो आपकी नॉर्मली एक आइडियल गैस पॉस्टुलेट्स ही चलती हैं. उनको एक बार फिर से थोड़ा सा लिख लेते हैं. वो कहता है काइनेटिक गैस इज बिलीव टू बी अ परफेक्ट गैस सिमिलर टू आइडियल गैसेस. इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर टेकन टू बी जीरो. ऑल gas particles are believed to be point particles. तो इसके साथ ही और भी एक आध दो डाल ही देते. The volume of a gas is the volume of the vessel in which it is contained. Each gas particle has negligible volume of its own. वो तो उसको पॉइंट पार्टिकल मान लिया तो नेग्लिजिबल वॉल्यूम ही हो गया. अब गैस पार्टिकल्स possess varied velocities. They randomly collide with each other. Number of collisions per second. इस कोलिजन फ्रीक्वेंसी सिग्मा. अब ये जो मैंने यहां पे पॉस्टुलेट्स लिखी है ना, इनको एक बार रिवाइज कर लो. मैं इसको तो ये भी नहीं बोल रहा हूं कि ये कोई नई थ्योरी है. मैं तो इसको इनफैक्ट यही बोल रहा हूं कि जो गैस कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने शुरुआत में बोले थे वो सारे काइनेटिक गैसेस के ही थे. काइनेटिक गैस, परफेक्ट गैस, आइडियल गैस, बात तो वही है. जो उनके अंदर ये मॉलिक्यूलर लेवल पे थ्योरी है, ये पूरी मॉलिक्यूल को फ्रॉम अ मॉलिक्यूलर स्टैंड पॉइंट, स्टेटिस्टिकली मॉलिक्यूलर स्टैंड पॉइंट से कंसिडर करेगी. तो उसमें जब मैं ये सारे पॉस्टुलेट्स लिखता हूं तो इस पॉस्टुलेट्स को रिवाइज कर लो, एक बार पढ़ लो. मैं तो नहीं बोलता कि ये कोई चीज नहीं है, मैं तो ये कहता हूं कि एक रिवीजन है. तो चलो देख लेते हैं. काइनेटिक गैस इज बिलीव टू बी अ परफेक्ट गैस एंड ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी सिमिलर टू आइडियल गैसेस. हम तो आइडियल गैस को आइडियल गैस बोलते ही इसलिए क्योंकि वो परफेक्ट गैस होती है, काइनेटिक गैस होती है. इंटरपार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर टेकन टू बी जीरो. इंटरपार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर टेकन टू बी जीरो. तो गैस पार्टिकल्स के बीच में किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं है. गैस पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है. इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. ये मान के चलोगे कि हर गैस पार्टिकल अपने आप में आइसोलेटेड है, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, अपने आप में आइसोलेटेड काइंड का मॉलिक्यूल है.
ऑल गैस पार्टिकल्स आर बिलीव टू बी पॉइंट पार्टिकल्स। आप खुद ये मानेंगे कि आपके सारे गैस पार्टिकल्स मैथमेटिकल पॉइंट की तरह हैं। एक गैस वेसल आपने बनाया तो उस गैस वेसल के अंदर अगर आप एक पॉइंट मार्क कर देते हैं तो वो पॉइंट एक गैस पार्टिकल होता है। वो कहता है दी वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच इट इज कंटेन्ड। वो गैस का वॉल्यूम डिफाइन या डेफिनेट वॉल्यूम कहते हो कैसे होता है? वो कहते हैं जिस वेसल में उस गैस को तुम कंटेन करोगे उस वेसल का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच इट इज कंटेन्ड। गैस का जो वॉल्यूम है वो वेसल का ही वॉल्यूम है जिस वेसल के अंदर आपने उस गैस को कंटेन करके रखा हुआ है। ईच गैस पार्टिकल हैज नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ इट्स ओन। हर गैस पार्टिकल का खुद में वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल हम लोग लिख देते हैं, हम तो यही मान के चल रहे हैं कि वो पॉइंट पार्टिकल है, तो उस गैस पार्टिकल का खुद का वॉल्यूम कितना है? ना के बराबर, ना के बराबर, ना के बराबर। आप यही मानोगे कि गैस पार्टिकल का जो खुद का वॉल्यूम है वो खुद एक पॉइंट पार्टिकल है, तो उसका खुद का वॉल्यूम काउंट नहीं करना, उसका खुद का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा। गैस पार्टिकल्स पोजेस वेरिड वेलोसिटीज। ये तो मुझे लगता है काफी हद तक कॉमन सेंस से भी आना चाहिए। क्या सारे गैस पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होंगी? मतलब ही नहीं पता होता। एक गैस वेसल के अंदर अगर 6 × 10⁻23 गैस पार्टिकल्स होंगे तो 10⁻23 पार्टिकल्स की सबकी वेलोसिटीज एक जैसी होंगी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। साइंटिस्ट कहते हैं रैंडमाइज्ड मोशन के अंदर गैस पार्टिकल्स हैव गॉट वेरिड टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज। बहुत बहुत टाइप की अलग अलग टाइप की वेलोसिटीज गैस पार्टिकल्स में होती है, गैस पार्टिकल्स में प्रेजेंट होती है। यह कहना तो बहुत बड़ी बेवकूफी है कि वो सारे गैस पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होगी, मतलब ही नहीं बनता। दे रैंडमली कोलाइड विद ईच अदर। ये तो है ही है, हमें पता है कि गैस फेज के अंदर जो मोशन है वो मोशन रैंडमाइज्ड मोशन होता है। तो रैंडमाइज्ड मोशन में कोई ना कोई गैस पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड करता ही रहेगा। तो गैस पार्टिकल्स के बीच में रैंडम मॉलिक्यूलर कोलिजन चलते रहते हैं, रैंडमाइजेशन चलती रहती है। तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स जो होंगी गैस पार्टिकल्स के बीच में पर सेकंड, उसे हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कोलिजन फ्रीक्वेंसी के नाम से बता देते हैं। अब ये जो पूरी मैंने पोस्टुलेट्स लिखी हुई हैं, ये सारी पोस्टुलेट्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को स्टार्ट करने के लिए, उसे इनिशिएट करने के लिए है। ये समझ लिया है, इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो। अब ये क्योंकि अब हम इस चीज को देख चुके और आपने नोटबुक में इसको उतार भी लिया, इसलिए अब हम लोग इन्हीं पोस्टुलेट्स में से एक पोस्टुलेट को लेकर के इलैबोरेट करेंगे, और वही हमारी सबसे स्पेक्टेकुलर पोस्टुलेट भी है, जिसमें वो कहता है कि ऑल गैस पार्टिकल्स इन द वेसल हैव पोजेस वेरिड वेलोसिटीज। गैस पार्टिकल्स की वेलोसिटीज वेरिएबल है, डिफरेंट है, वेरिड। सो gas molecules have different velocities. Maxwell's velocity distribution shows fraction of molecules and their velocities being represented by such a curve. इस तरह के कर्व से रिप्रेजेंट होता है, जिस कर्व को हम लोग एक्चुअली 3 सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम ये बोलते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो इस एरिया में आएंगे, और ये मॉलिक्यूल्स वो हैं जिनकी वेलोसिटीज टिपिकली बहुत हाई है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो आपके गैस वेसल के अंदर प्रेजेंट है और उनकी वेलोसिटीज बहुत कम है, और ज्यादातर मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो इस लार्जेस्ट एरिया ग्रुप में या लार्जेस्ट एरिया फ्रैक्शन में आते हैं। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये जो आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन में आ रहा है, इनमें जो एवरेज वेलोसिटीज आती हैं, इनमें जो प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज वेलोसिटीज आती हैं, दैट इज परहैप्स वन वे हाउ विच द वेलोसिटीज कैन बी डिस्क्राइब्ड। तो हम उसमें कहते हैं कि यहां से जो वेलोसिटी आपने मेजर करनी है
तो द वेलोसिटी विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पीक, the velocities which correspond to the peak, this is referred to as the most probable velocity. ये जो वेलोसिटी कॉरेस्पॉन्ड करती है इस पीक को, पीक का मतलब होता है इंक्लूडिंग द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ पर्टिकुलर गैस वेसल। एक गैस वेसल के अंदर जो वेलोसिटी मैक्सिमम फ्रैक्शन को इंक्लूड कर रही है, मैक्सिमम फ्रैक्शन को एनगल्फ कर रही है, वो उन गैस पार्टिकल्स की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। अब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी which is given as UMP is the least accurate form of expressing velocities, and through statistical thermodynamics it is given as under root of 2RT divided by m. मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जिसे UMP करके रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी वाइज, चांस वाइज, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, नंबर थ्योरी वाइज हम लोग पार्टिकल्स के नंबर में सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की क्या वेलोसिटी रही होगी। ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड होती है, ये चांस बेस्ड होती है, ये इवेंट बेस्ड है। इसमें टोटल नंबर की कैलकुलेशंस के हिसाब से हम लोग सिर्फ एक एस्टीमेट लगा लेते हैं कि अगर इन सारे मॉलिक्यूल्स को मिला करके मुझे एक वेलोसिटी देनी होती तो अंदाजन वो वेलोसिटी क्या होती। साइंटिस्ट उसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं। जब बात अंदाजे पे आ जाती है, जरूरी बात है, ये लीस्ट एक्यूरेट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग द वेलोसिटी होता है। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इस तरह की वेलोसिटी को हम लोग अंडर रूट ऑफ 2RT divided by m, where r is the gas constant, t is the temperature of the gas and m is the molecular mass of the gas particle करके represent किया जाता है। तो most probable velocities actually come from the Maxwell's velocity distribution curve, जहां पर जो इसका मैक्सिमा होता है that corresponds to a particular velocity, that velocity is given as the UMP or the most probable velocity, which includes the largest fraction of molecules which are present in a gas sample. उसके अलावा we also define average velocity, U average, which is given as sum of velocities of all molecules divided by the number of the molecules। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि किसी रॉ डेटा का एवरेज निकाला। मैंने आपको 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 दे दिया, ये रॉ डेटा है, और मैंने बोला इसका एवरेज निकालो। तुमने इन सबका सम कर दिया डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स विच आर प्रेजेंट इन द डेटा, डिवाइड कर दिया तो तुम्हारे पास एवरेज आ गई। एवरेज तो वैसे ही जैसे आप एवरेज मार्क्स निकालते हो, एवरेज स्कोर निकालते हो, जैसे आप क्रिकेट में भी एवरेज रन रेट निकालते हो, तो एवरेज निकालना तो कोई मुश्किल नहीं है। रॉ डेटा देते हो तो रॉ डेटा को ऐड करके उसे नंबर ऑफ आइटम्स के साथ डिवाइड कर देते हो तो तुम्हें एवरेज मिल जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं ऐसे ही आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे गैस वेसल में, उनकी वेलोसिटीज का सम निकाल के अगर हम उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दें तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से तो थोड़ी बेटर है, यानी कि एक्यूरेसी वाइज यू एवरेज is given as under root of 8RT divided by pi m. This is a more accurate velocity than most probable. Most probable velocity से ज्यादा accurate होती है, और सबसे accurate velocity we give by root mean square velocity, which is also called the RMSV. RMSV is the root mean square velocity, and the given as the most accurate form URMS
is given as under root of 3 RT divided by m, and this is given as under root of u1 square plus u2 square and so on up till un square divided by n whole under root. This is given as under root of 3 RT by m and is called the root mean square velocity. Root mean square velocity is by far considered to be the most accurate form of velocity because it is calculated through standard deviation technique. Statistical formulas में standard deviation method के अंदर square करके sum करना, number of items से divide करना और इसका under root निकालना is considered to be the most accurate form of velocity that we can calculate. किसी भी raw data का अगर आपको average निकालना होता है, उसका mean निकालना होता है, तो ऐसी सिचुएशन में या तो आप अरिथमेटिक मीन मेथड से चले जाते हो. साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि अगर आप उसको स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड से निकालते हो तो आपको एग्जैक्ट एवरेज उसकी मिल जाती है, एग्जैक्ट उसका मीन मिल जाता है, जो कि बेस्ट फॉर्म होता है उसकी वेलोसिटीज को एक्सप्रेस करने का, उसकी वेलोसिटीज को बताने का. तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जैसे हमने यहां पर डिफाइन की हुई है अंडर रूट 3 RT बाई एम, एवरेज वेलोसिटी जिसको हमने दिया अंडर रूट ऑफ 8 RT डिवाइडेड बाई पाई एम, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जिसको हमने यहां पे दिया अंडर रूट ऑफ 2 RT डिवाइडेड बाय m. दीज आर दी 3 डिफरेंट वेज इन विच द वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर एक्सप्रेस्ड. आपके पास ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वेलोसिटीज को एक्सप्रेस करने की अलग अलग विधियां हैं जिनसे आप उनकी वेलोसिटीज बता सकते हो. कुछ तो ऐसी हैं जो सिर्फ अंदाजे पर या प्रोबेबिलिटी या चांस पे बेस्ड हैं, कुछ आपकी नॉर्मल एवरेज टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड है और कुछ स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड्स पे बेस्ड है, जहां पर जरूरी बात है आपको जो वैल्यू मिलती है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलती है, काफी ज्यादा एक्यूरेट टाइप की वेलोसिटी होती है. नॉर्मली एंट्रेंस एग्जाम में इस चीज के ऊपर आपसे एक छोटी सी डिस्कशन एग्जामिनर भी करेगा, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी देगा कि भाई एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से तुम मुझे बताओ कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में क्या रिलेशन है. तो व्हाट वी साइंटिस्ट से दैट यू RMS is to u average is to u most probable will be under root of 3 RT divided by m is to under root of 8 RT divided by pi m is to under root of 2 RT divided by m. So we can actually say that this implies to a value of, अब क्या वैल्यू आप इसके अंदर डाल सकते हो, वो कहेगा अंडर रूट 3, क्योंकि RT डिवाइडेड बाय m का अंडर रूट तो काट डालो, तीनों रेशियोज के अंदर कॉमन ही है, इज टू अंडर रूट ऑफ 8 बाई पाई इज टू अंडर रूट ऑफ 2. ये ठीक है. अब रूट 3 कितना होगा 1.732. अच्छा 88 डिवाइडेड बाई पाई, इसको निकालने की जहमत मत करो, इसमें सिर्फ इतना देख लो 8 डिवाइड बाई पाई विल कम इन बिटवीन 3 and 2. तो अगर इसकी वैल्यू 3 और 2 के बीच में लाई करती है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि ये जो है लीस्ट एक्यूरेट है, ये उससे थोड़ी सी ज्यादा एक्यूरेट है और ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है. इनको जो हमने रेशियोज निकाले वो रेशियोज इनके मैग्नीट्यूड के ही रेशियोज है. तो मैग्नीट्यूड का रेशियो मतलब रूट 3 का, अंडर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई पाई का और अंडर रूट 2 का. इन्हीं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज के ऊपर जैसे हमने बोल दिया व्हाट विल बी the RMSV of nitrogen gas molecules at 700 Kelvin. अब मान लो मैंने ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि आपने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है गैस मॉलिक्यूल्स की 700 केल्विन पर नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स की, तो हम ये बोलेंगे यू RMS विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई R की वैल्यू 8.314 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर T विल बी 700 केल्विन 8 RT डिवाइडेड बाई m. अब नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट्स यहां पे मॉलिक्यूलर मास डाल देंगे, जी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28 है तो 28 डाल दिया, आंसर निकाला तो आंसर गलत आ रहा, वो तो आएगा ही, उसका तो अंदाजा नहीं वो आंसर वो गलत आएगा. रीजन बीइंग ये जो 8.314 यहां पे लिखा है ना गैस कांस्टेंट की वैल्यू, ये जूल्स में लिखी है और जूल्स केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है. इसका मतलब केजी के फॉर्म में अगर जूल एक्सप्रेस होता है तो आपका मोलर मास भी किलोग्राम के फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए. तो नाइट्रोजन का मोलर मास 28 ग्राम है, तो 28 ग्राम को अगर हम लोग किलोग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो ऐसे आना चाहिए 28 इंटू 10 टू द पावर -3. बस इतना याद रखना दैट इन दीज
velocity is the molecular mass must be expressed in kilograms. तो इसको केजीज में एक्सप्रेस करना, इसको ग्राम में एक्सप्रेस नहीं करना. नॉर्मली हमारी बहुत पुरानी आदत होती है, हम लोग मॉलिक्यूलर मास की शक्ल देख के उसको ग्राम में डाल देते हैं. ठीक है, जो कर रहे हो वो गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन वो डायमेंशनली करेक्ट भी तो होनी चाहिए ना इक्वेशन. अगर वो डायमेंशनली करेक्ट ही नहीं होगी तो फायदा क्या होगा फिर हमें? फिर तो कोई फायदा नहीं. तो आंसर आपका आएगा, आंसर गलत होगा, लेकिन वो चॉइस में मिलेगा. वो मार्क करोगे तो नेगेटिव मार्क मिल जाएगा. बाहर निकल के, एग्जाम हॉल से बाहर निकल के कहोगे कि मैंने क्वेश्चन सही किया है, लेकिन फिर सिलेक्शन में नंबर नहीं आता. रीजन उसका सिर्फ यह है कि कुछ ऐसी जगहों पर आपने ऐसी कॉमन एरर्स कमिट की हैं जहां पर एग्जामिनर आपको ट्रिक कर गया, एग्जामिनर आपको अड़ंगी दे गया, तो आपको समझ में नहीं आया कि मैंने क्या हुआ, लेकिन मेरा आंसर तो मैच कर रहा था. अब उस चीज के ऊपर इतना भरोसा नहीं भी करना चाहिए कि जो आंसर मैच किया है वो सही आंसर है. हां, तब उसके ऊपर भरोसा करो अगर सारे क्वार्टर्स पर आपने उसको प्रॉपरली वेरीफाई कर लिया है कि आपने सारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट लिखी हुई है, यूनिट्स उसकी सही बैठी हुई है, वैल्यू उसकी सही है, और जो कैलकुलेशन करी है वो सही. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग यहां पे कैलकुलेशन करते हैं तो URMS विल कम आउट टू बी. अब इसको देखो, अंदाजा लगाने की कोशिश करो. 8.314 में ये 14 छोड़ दो, बेशक 8.3 ले लो, तो ये कितना आएगा? 24.9. 24.9 को 25 मान लो. समझ में आया ये मैंने क्या किया है? 8.3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होगा? 24.9 होगा ना. तो 24.9 को 25 ही ले लो. 25 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंटू ये 10 टू द पावर -3 ऊपर चढ़ाओगे तो इंटू 10 टू द पावर 5 आ जाएगा. सिंपल सी कहानी है. डिवाइडेड बाई 28, तो 7 4 28 में चले जाएगा. ठीक है. और ये जो आपका 25 है, इसका अंडर रूट आपको पता ही है 5 होता है. 4 का अंडर रूट आपको पता ही है 2 होता है. यहां पे हमको सिर्फ 10 टू द पावर 5 का अंडर रूट निकालना है. 10 टू द पावर 5 का अंडर रूट निकालने के लिए इसको 10 टू द पावर 4 इंटू 10 कर दो. तो यहां पे मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 4 का रूट कितना होगा? 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 2. अब जो 10 का अंडर रूट है वो 3.1 होता है. 3.1 को 3 भी ले सकते हो, चलो 3.1 लेकर के चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ये कितना आएगा? 15.5 डिवाइडेड बाई 2. और 15.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? अब इस चीज को तो आप ओरली बता सकते हो, 7.7. तो 7.7 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस विल गिव यू 770 मीटर पर सेकेंड. मतलब 770 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी गैस पार्टिकल्स की. अगर मैं इन गैस पार्टिकल्स की वेलोसिटीज को अप्रोक्सीमेट करके निकालता हूं कि अंदाजा नहीं, मुझे कैलकुलेशन करके सिर्फ इतना आंसर लगाना पड़ेगा कि मेरा जब आंसर आता है तो मेरी चॉइसेस के हिसाब से वो आंसर किस रेंज में बैठता है, कहां पे बैठता है. ठीक है. दिस इज वन एग्जांपल हाउ आई हैव जस्ट काइंड ऑफ वार्नड यू वेयर यू माइट कमिट एन एरर. कहां पे आप गलती कर सकते हैं, उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. हम लोग अपने आने वाले लेक्चर के अंदर इसी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को आगे ले जाके काइनेटिक गैस इक्वेशन पर और गैस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पर ले जाएंगे. गैस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ उसकी थोड़ी सी डिग्री ऑफ फ्रीडम की डिस्कशन, और उसके अतिरिक्त रियल गैसेस के ऊपर एक मेजर डिस्कशन करेंगे जब वैन डर वाल्स थ्योरी या वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ गैसेस एंड लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस भी देखूंगा. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग.